हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडू सर यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो सेशन में क्लास 10th के साइंस के क्रैश कोर्स के पार्ट 2 वीडियो है। और इसमें जितने भी प्रश्न करवाएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं और आपके परीक्षा में सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन को। और आपके सामने पहला प्रश्न है CaOCl2, यानी इसको पढ़ेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ये आपका प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ है, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यौगिक का प्रचलित जो नाम है वो विरंजक चूर्ण है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। यानी उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इसका उत्तर जो होगा शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो शुष्क जो बुझा हुआ चूना है वो क्या है? ऐसे पदार्थ का नाम बताना था आपको जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वो क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। आप इस प्रश्न का उत्तर ही दे सकते हैं। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपका है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? यानी कठोर जल को जो मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट जैसे धोने का सोडा भी कहते हैं, या फिर इसका उपयोग किया जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट। अगला जो प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ये आपका प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है, यानी 2NaHCO3 को जब गर्म किया जाएगा तो वो क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, यानी वो सोडियम कार्बोनेट जल और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करके इसका समीकरण लिखना है। तो इसका उत्तर जो होगा CaSO4। ठीक है, यहाँ पे जल हो गए और प्लस जो यहाँ पर ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और ये जल है। ये जब दोनों को अभिक्रिया किया जाता है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस और यहाँ पे जल। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेम यही प्रश्न है और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न लाए हैं। और आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? यानी कोई जो विलयन है और यह लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, और इसका pH मान क्या होगा? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी 10। अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी HCl। ठीक है, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप इसे याद रखिएगा, HCl, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे। चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं।
और आपका प्रश्न है NaOH का 10 ml बिलियन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का यानी 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी 16 ml हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं और आपका प्रश्न है ओपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यह जो प्रश्न है फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एंटासिड, है ना। एंटासिड का उपयोग किया जाता है, यानी ओपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाएगा, तो एंटासिड का प्रयोग किया जाएगा, यानी प्रति अम्ल। आप इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं और यह आपका प्रश्न है और देखिए जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है यहाँ पर इसका आंसर दे दिया गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या किए हैं, इस सभी प्रश्न का जो आंसर होगा ABCD का यहाँ पे इसका आंसर लिख दिए हैं और इसको पूरे प्रोसेस से बताना बहुत सारे लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप इसे नोट करके याद कर लेंगे और इसका अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे दूसरा, जहाँ पे इसको पूरे डिटेल से समझा करके हम बनाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। तो इससे पहले इससे जो अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं और आपके प्रश्न यहाँ पे हैं, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताएं। यानी यहाँ पे जो है आपसे क्या पूछा है, धोने का सोडा, ठीक है, और बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताना है। धोने का सोडा और यह बेकिंग सोडा को खाने का सोडा है भी कहते हैं, ये दोनों के दो प्रमुख जो उपयोग हैं बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर है होगा, पहला है धोने का सोडा के उपयोग। ठीक है, फर्स्ट दो उदाहरण देना है, लेकिन यहाँ पे हम चार लिख दिए हैं, आप इसे 2 को लिख करके याद कर लीजिएगा। तो धोने का जो सोडा का जो उपयोग है, पहला सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। अब पहला उपयोग तो ये लिख सकते हैं। दूसरा उपयोग जो है, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। किसका, धोने के सोडा का उपयोग हम सारे देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। ठीक है, चौथा जो उपयोग है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो धोने का जो सोडा का उपयोग हो गया और हम लोग अब देखेंगे बेकिंग सोडा का उपयोग। और बेकिंग सोडा का उपयोग फर्स्ट है, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग है, बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है, कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। सही बात है। और चौथा जो है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का यह उपयोग हो गया था और यहाँ पे धोने का सोडा का उपयोग हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो इस प्रश्न का जो आप उत्तर दे सकते हैं ये सारे लिख करके। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को और आपका अगला प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ब्लीचिंग पाउडर और इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो प्रचलित नाम है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे है दिया गया है, यानी Na2CO3 10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कठोर जल को मृदु करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये
सोडियम का किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है। और यहाँ धोने का सोडा है, आप खाने बेकिंग सोडा का भी रासायनिक सूत्र याद रख सकते हैं, Ca, ठीक है, HCO3, ठीक है, CaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, यानी बेकिंग सोडा का यह रासायनिक सूत्र है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, और आपका प्रश्न है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया गया। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यह सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड, और आपका प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? यहाँ पे जिप्सम बनाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, और आपका प्रश्न है दो प्राकृतिक समसूचकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर है लिटमस पत्र और हल्दी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो। सूचकों के नाम लिखना है, तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल फेथेलिन। ठीक है, आप इसे इस प्रश्न का जो जो है उदाहरण देके इसका आंसर दे सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, अब प्रश्न है कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गंधीय सूचक। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है दो प्राकृतिक समसूचकों के नाम लिखिए। तो यही प्रश्न है, फिर से यहाँ पे आ गए हैं, तो लिटमस पत्र, हल्दी, है ना, यही भी फिर से प्रश्न आ गए हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से अगला प्रश्न है आपका अम्ल के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, इस यौगिक को क्या कहते हैं? तो यह लवण इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बोनेट के विधीय रूपों के नाम लिखें। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के जो विधीय रूपों के नाम लिखना है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चूना पत्थर, खड़िया और या संगमरमर। ठीक है, आप ही इसका उत्तर लिख देंगे। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और प्रश्न है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? तो धात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, यहाँ पे अधात्विक होगा। ठीक है, देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आपसे पूछा गया है पीतल एवं तांबे के जो बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका उत्तर होगा दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। इसमें उपस्थित अम्ल पीतल एवं तांबे से तुरंत अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देते हैं और इसे में रखे पदार्थ भी खराब हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ए लिख सकते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और प्रश्न है आपका धातुओं के साथ अम्ल का अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण देकर समझाएं। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, आप इसे नोट करिएगा। उसके बाद इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए जब हम जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है।
तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो जल में जो घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्षार। ठीक है, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। फ्रेंड हम इसमें क्रैश कोर्स में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न अन्य सभी प्रकार के प्रश्न को मिला करके सर क्वेश्चन को एडजस्ट किए हैं। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं कि कभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न कभी लघुत्तरीय प्रश्न घुसा रहे हैं, तो आपको सारे प्रश्न मिलता जुलता मिलेगा, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। तो देखते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न को। प्रश्न है आपका, लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? यानी लिटमस जो पत्र हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, यह थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। तो यह किससे प्राप्त होता है? थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 3 प्राकृतिक पदार्थों के नाम बताएं जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नंबर 1 हल्दी, लिटमस पत्र, लाल बंद गोभी। ठीक है, यानी 3 जो हैं पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अम्ल, क्षार और का क्या बताता है? उपस्थिति को सूचित करता है। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, अम्ल और क्षारक के 2 रासायनिक गुण लिखें। यानी दोनों के रासायनिक गुण पूछा है या फिर आपके परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है कि अम्ल और क्षारक में 2 अंतर लिखें। तो आप दोनों प्रकार के जो प्रश्न का उत्तर जो है आप यही देंगे। खाली सिर्फ प्रश्न उल्टा पुल्टा पूछेगा घुरा के कि अम्ल और क्षारक के 2 रासायनिक अंतर लिखें या अम्ल और क्षारक के 2 रासायनिक गुण लिखें, अम्ल और क्षारक में 2 अंतर लिखें। तो आप इसका उत्तर यही दे सकते हैं। अम्ल के रासायनिक गुण, यह जल के साथ H+ आयन प्रदान करता है। दूसरा है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। क्षारक के जो रासायनिक गुण हैं, जल के साथ OH- आयन प्रदान करता है। दूसरा है, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो फ्रेंड देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं होता है। आश्रित जल उदासीन होता है जबकि वर्षा जल की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होता है। उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका अगला जो प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? यानी फिर यही प्रश्न को घुरा के यहाँ लिख दिए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल पीतल तथा तांबे से अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देता है तथा पदार्थ की स्वाद क्या हो जाती है? बदल जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने जितने भी प्रश्न करवाए हैं आज के वीडियो सेशन में वो सारे आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।